हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। MCQ का आज 15वां वीडियो है। इससे पहले 14 वीडियो अपलोड किया जा चुका है इसी चैनल पर। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा। और जैसा कि मैं हर रोज़ कहती हूँ कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ नोट्स, कंटिन्यू रिवीजन ये सब ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और 71वीं BPSC का फॉर्म फिलअप 2 जून से ही प्रारंभ हो चुका है। आप लोग समय रहते हुए फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और पढ़ाई में अब जरा भी लापरवाही नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए NTPC का भी एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाला है, BSSC का भी डेट आ चुका है, जुलाई में होगा। मे बी BPSC भी अगस्त या सितंबर में हो ही जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है बिहार में, इसलिए वो हो ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। रिविजन भी मोस्ट है, रिविजन तो आप लोग करिएगा ही करिएगा पर डे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लगाना आप लोग प्रारंभ कर दीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा आप लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचेगा। आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, तो आप लोगों को फील ही नहीं होगा कि मैं ये क्वेश्चन नहीं देखा हूँ, और कन्फ्यूजन नाम की चीज़ दूर हो जाएगी अगर आप रिविज़न कंटिन्यू रखोगे तो। इसलिए पढ़ाई में मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिविज़न, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए इसे प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? मूल मात्रक नहीं है और नहीं में बहुत कन्फ्यूजन होता है। छोटी सी चीज़ है लेकिन क्वेश्चन गलती कराने में इसकी बहुत योगदान होती है, इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़रूर ध्यान में दीजिएगा कि क्वेश्चन आपका पूछ क्या रहा है, नहीं है या है। तो क्या पूछ रहा है? कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो क्या द्रव्यमान नहीं है, आयतन नहीं है, पदार्थ नहीं है, लंबाई नहीं है? क्या है जो नहीं है मूल मात्रक? तो आयतन जो है वो मूल मात्रक नहीं है। क्या नहीं है? आयतन मूल मात्रक नहीं है, जबकि द्रव्यमान, पदार्थ और लंबाई ये मूल मात्रक है। आइए मूल मात्रक से संबंधित कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। अगर मूल मात्रक की बात की जाए तो इसका इतिहास क्या था कि वर्ष 1967 में, कब? वर्ष 1967 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय मापतोल महाअधिवेशन हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? जिनेवा में। जिनेवा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया का नहीं, ऑस्ट्रिया का राजधानी जिनेवा है। वहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय मापतोल महाअधिवेशन हुआ था। इस पद्धति को उसी अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, ठीक है। इस पद्धति को वर्तमान में कहाँ स्वीकार किया गया था? तो 1967 वाले जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया था और वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है पूरे विश्व में। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने? 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन सा? तो 3 मूल मात्रक तो इसी में दिया जा चुका है, द्रव्यमान, पदार्थ और लंबाई। और कौन सा मूल मात्रक बच गया? अगर बात की जाए तो समय। समय क्या है? समय एक मूल मात्रक है। समय हो गया, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। आप लोग टोटल लिख लीजिएगा, ठीक है। टोटल लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे आता ही आता है। और पदार्थ तो कुल कितने हो गए? 7 हो गए। द्रव्यमान, पदार्थ, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ठीक है। कितने हो गए? 5 हो गए। अगर इसका सिंबल की बात की जाए कि किस तरीके इसका सिंबॉलिक क्या है, मतलब संकेत किस तरीके से इसे दर्शाया जाता है, तो हम लोग लंबाई को मीटर से दर्शाते हैं। किससे? मीटर से, यानी कि एम से। द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान को केजी से दर्शाते हैं। किससे? केजी से। समय की बात की जाए तो समय को सेकेंड से, और ताप को केल्विन से, सेंटीग्रेड से नहीं, केल्विन से, ओके ना। विद्युत तीव्रता यानी कि उसे एम्पियर, ए से दर्शाते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता को केडी से, यानी कि उसका SI मात्रक कैंडला होता है, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में केडी कहते हैं, ठीक है। और पदार्थ का परिमाण क्या होता है? तो पदार्थ का परिमाण मॉल होता है, ठीक है, जिसे MOL से दर्शाते हैं। किससे? MOL से, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का SI मात्रक मीटर। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का SI मात्रक सेकेंड। ताप का SI मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडला। पदार्थ का मात्रक मोल होता है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक पार्श्व तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है। पहले तो आप ये जान लीजिए पार्श्व क्या होता है। पार्श्व दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक से। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्शिक है। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि एक पार्शिक किसके बराबर होता है। एक पार्शिक जो है वो होता है, ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है एक पार्शिक बराबर?
3.26 प्रकाश वर्ष एक पार्शक बराबर होता है। और पार्शक क्या है? दूरी मापने का सबसे लंबी इकाई है, ठीक है। सबसे लंबी इकाई क्या है? दूरी मापने का पार्शक होता है। अगर एक पार्शक की बात की जाए, एक पार्शक बराबर कितना मीटर होता है, ठीक है। एक पार्शक, यहाँ तो प्रकाश वर्ष पूछ लिया है, लेकिन अगर एक पार्शक बराबर कितना मीटर होता है तो ये होता है 3×10⁻16 मीटर। कितना होता है? एक पार्शक बराबर कितना मीटर होता है? तो 3×10⁻16 मीटर एक पार्शक बराबर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9 इंटू होता है, ये 9 पॉइंट होता है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, 10⁻15 मीटर मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर वहीं बोला जाए कि इसमें क्वेश्चन में आपका एक पार्शक बराबर पूछा, तो एक पार्शक बराबर भी मैं बता दी कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। जबकि एक पार्शक बराबर कितना मीटर होता है? तो एक पार्शक बराबर 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ओके ना, माइनस नहीं, केवल 10⁻16 मीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग लिया था? अध्यक्षता नहीं किया था, पहली बार प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग लिया था? तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग लिया था। बांकीपुर कहाँ है? तो ये बांकीपुर पटना में पड़ता है, ठीक है। बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। अगर बांकीपुर अधिवेशन की बात की जाए तो बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। आर.एन. मुधोलकर के द्वारा बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और ये हुआ कहाँ था? तो ये पटना के बांकीपुर में हुआ था। इस अधिवेशन के सचिव कौन थे? तो इस अधिवेशन के सचिव थे सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। स्वागतकर्ता कौन थे? तो स्वागतकर्ता मजरूल हक थे। कौन थे? 1912 के अधिवेशन के स्वागतकर्ता मजरूल हक स्वागतकर्ता थे। सचिव थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर हो जाएगा। अगर बांकीपुर ऑप्शन में नहीं रहेगा, पटना रहेगा, तो पटना हो जाएगा, ठीक है। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आर.एन. मुधोलकर के द्वारा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, ठीक है, तो 2 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 2 हुए थे। एक गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, देखिए यहाँ पर दिया भी है, गया अधिवेशन 1922 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता सी.आर. दास के द्वारा किया गया था, यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ठीक है। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा। और कितने हुए थे बिहार में अधिवेशन? कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे, क्योंकि एक अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। अगर आपको झारखंड इंक्लूड में पूछ लेगा कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो 3 अधिवेशन हो जाएगा, क्योंकि 1940 में रांची के रामगढ़ में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। लेकिन वर्तमान में तो वो झारखंड में पड़ता है, इसीलिए उसको काउंट नहीं किया जाता है। ऐसे देखा जाए ओवरऑल तो ओवरऑल 3 अधिवेशन हुआ था। एक 1940 में हुआ था, 1912 में हुआ था और 1922 में हुआ था। 1922 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता सी.आर. दास किए थे, 1912 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर किए थे, और 1940 में रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर 1929 की बात की जाए, 1929 की बात की जाए तो 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 1929 वाले अधिवेशन की मुख्य विशेषता थी कि यहाँ पूर्ण स्वराज को मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज को मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था कि पूर्ण स्वराज के अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा पूर्ण स्वराज को मुख्य लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? तो
लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में, कि 1929 वाला अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था। तो ये अधिवेशन जो है ये रावी नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और 1923 के अधिवेशन की बात की जाए तो 1923 का अधिवेशन जो है ये अधिवेशन 1923 वाला कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था 1923 के विशेष अधिवेशन कांग्रेस का। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या है? तो इस अधिवेशन की विशेषता है कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में सबसे कम उम्र का अध्यक्ष, या फिर पूछेगा कि सबसे कम उम्र, कांग्रेस के सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था और ये कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था, ठीक है। ऐसे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है काकीनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? काकीनाडा में हुआ था 1923 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। काकीनाडा बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा कांग्रेस का 1923 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, जो काकीनाडा में हुआ था। लेकिन 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और इसी अधिवेशन का अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। और जिसका रिकॉर्ड क्या है, यानी कि विशेषता क्या है? तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आपसे क्वेश्चन जैसे मैं बता चुकी हूँ किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी, यहाँ खाड़ी नहीं लिखा है, खादी, ठीक है, खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको खादी वस्त्र पहनकर ही अधिवेशन में आना है? तो वह है गुवाहाटी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926 में हुआ था, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एस श्रीनिवास के द्वारा किया गया था, ठीक है। एस श्रीनिवास के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और क्या विशेषता था? तो कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। अगर गया अधिवेशन की बात की जाए तो ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। अभी जस्ट मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो CR दास के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर मद्रास अधिवेशन की बात की जाए तो 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 1927 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर AM अंसारी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर AM अंसारी के द्वारा 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। अगर बिलग्राम की बात की जाए तो बिलग्राम में कोई युद्ध नहीं हुआ था, बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव में हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ बेलगांव रहता तब कांग्रेस से संबंधित एक और क्वेश्चन आप लोग का निकल जाता। बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है। तो एकमात्र अधिवेशन 1924 का बेलगांव अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि वो कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, या फिर एकमात्र कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन है जिसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और अगर बिलग्राम युद्ध की बात की जाए, जैसा कि ऑप्शन में दे दिया है, तो चलिए आइए इसको भी जान लीजिए। बिलग्राम युद्ध जो है ये 1540 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1540 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा और सूर्यवंश की स्थापना कर दी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस के अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो किस अधिवेशन में खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में जो है खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। किस अधिवेशन में? काकीनाडा अधिवेशन में खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। और काकीनाडा अधिवेशन जो है ये हुआ कब हुआ था? ये हुआ था 1923
1923 में। कब हुआ था? 1923 में हुआ था, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किया गया था काकीनाडा अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर नागपुर अधिवेशन की बात की जाए, 1 मिनट, काकीनाडा हो जाएगा, ठीक है। अगर नागपुर अधिवेशन की बात की जाए तो ये अधिवेशन की विशेषता क्या है? नागपुर अधिवेशन हुआ कब था? ये हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के संविधान में इस अधिवेशन में संशोधन किया गया था, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी राघवाचारी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर कोलकाता अधिवेशन की बात की जाए तो 1917 में, हालांकि कोलकाता में बहुत बार हुआ है, लेकिन जो विशेषता है वो मैं कह रही हूँ। कांग्रेस का अधिवेशन 1917 वाला अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन का विशेषता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, ठीक है। और कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता और कब की थी? तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जिनके द्वारा 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। कहाँ के अधिवेशन की? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। अगर मुंबई अधिवेशन की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। हालांकि पूना में होना तय हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण नहीं हुआ था। यह अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था, ठीक है। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? WC बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? WC बनर्जी के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा, जो एक सेवानिवृत्ति अधिकारी थे, IAS ऑफिसर थे सेवानिवृत्ति, A.O. ह्यूम, उन्हीं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? अच्छा, दोनों ऑप्शन सेम हो गया। हाइग्रोमीटर। कौन सा? किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइग्रोमीटर से वायु में मौजूद आर्द्रता को मापा जाता है। अगर मैनोमीटर की बात की जाए तो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? मैनोमीटर से द्रवों या गैसों का दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? द्रव या गैस का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से, ठीक है। अगर हाइड्रोमीटर की बात की जाए तो इसे क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से किसी तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है, ठीक है। किसी तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। तो हाइग्रो और हाइड्रो में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक छोटा सा की पॉइंट बता रही हूँ, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा ना, तो थोड़ी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए, हाइड्रो, यहाँ डी आ रहा है। डी मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व होता है। तो जब भी ड आ जाए, यानी कि डी आ जाए, हाइड्रोमीटर आपसे पूछा जाए, तो आप लोग समझ जाइएगा ये घनत्व मापता है। और हाइग्रो, जी आ रहा है, यानी कि वायु में मौजूद आर्द्रता को मापता है। तो अब हाइड्रो और हाइग्रो में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रो में डी आ रहा है। डी मतलब डेंसिटी, घनत्व मापा जाता है, ठीक है। अगर ओडोमीटर की बात की जाए तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। क्या मापा जाता है? किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के किस जिले में नागी नकटी झील स्थित है? तो किस जिले में नागी नकटी झील स्थित है? यहाँ नक्की नहीं होगा, नक्की तो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। नकटी, ठीक है। नकटी झील, नागी नकटी झील किस जिले में स्थित है? तो नागी नकटी झील जो है जमुई में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमुई में स्थित है। और इसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। रामसर स्थल में इसे शामिल किया गया है 2024 में, जमुई के नागी नकटी झील को। और नागी नकटी झील जो है वो एक मानव निर्मित झील है। कैसा है? मानव निर्मित झील है। और ये किस बांध पर बना है? तो ये नागी बांध पर बंधा है। किस बांध पर? नागी बांध पर बना हुआ झील है, और ये मानव निर्मित झील है। और इसे 2024 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट क्या है? आइए रामसर कन्वेंशन के बारे में भी जान लेते हैं। अगर रामसर
कन्वेंशन की बात की जाए कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर ईरान का एक शहर है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि आर्द्रता वाले क्षेत्र को संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, आर्द्रता वाले क्षेत्र को संरक्षण किया जाएगा। तो रामसर साइट में आर्द्रता वाला जो भी क्षेत्र होता है, जो महत्वपूर्ण होता है पर्यावरण के लिए, उसे संरक्षण किया जाता है। तो रामसर साइट में कौन सा स्थल शामिल है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामसर साइट में, पहले तो आप ये जान लीजिए कि रामसर कन्वेंशन हुआ कब था, तो ये तो आप जान लिए 2 फरवरी 1971 को हुआ था। भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किया था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किया है। तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था 1 फरवरी 1982 को। कब हस्ताक्षर किया था? 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसी दिन को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वेटलैंड दिवस। आपसे पूछा जाएगा वेटलैंड या अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस जो है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, और कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। भारत कब हस्ताक्षर किया था? तो 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया था। और बिहार का पहला स्थल कौन सा है जिसे रामसर साइट में शामिल किया है? तो बिहार का पहला स्थल कांवरताल झील था। कौन था? कांवरताल झील। बेगूसराय का कांवरताल झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया था 2020 में। ठीक है, और दूसरा रामसर साइट कौन सा बन गया है बिहार का? जो दूसरा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा बना है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो बिहार का दूसरा स्थल जो है वो नागी नकटी झील बन गया, जिसे 2024 में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर मुंगेर की बात की जाए तो यहाँ भीमबान वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? भीमबान वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछेगा कहाँ स्थित है, तो मुंगेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंगेर में। कांवरताल झील कहाँ स्थित है? तो ये बेगूसराय में स्थित है। दरभंगा में कुशेश्वर अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा? कुशेश्वर अभ्यारण्य। आपसे पूछा जाए कुशेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कुशेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य वो दरभंगा में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छूट गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? इन्हें गिरफ्तार किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा से। कब गिरफ्तार किया गया था? तो 5 जुलाई को। कब गिरफ्तार किया गया था? 5 जुलाई 1930 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छपरा से गिरफ्तार किया गया था। और छपरा में ही एक नंगा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही छपरा के जेल में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जितने भी कैदी थे वो सारे स्वदेशी वस्त्र का मांग करते थे कि हमको स्वदेशी वस्त्र दोगे तभी मैं पहनूंगा, नहीं तो ऐसे ही रहूँगा, निर्वस्त्र ही रहूँगा। वो लोग सारे विदेशी वस्त्र को खोल कर फेंक दिए थे और स्वदेशी वस्त्र की मांग किए थे। इसी को कहा जाता है नंगा आंदोलन। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नंगा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और कहाँ हुआ था? छपरा के जेल में हुआ था। छपरा के जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो यहाँ लोटा आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? लोटा आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था आपका जाके 1855-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था लोटा आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? इसमें कैदियों को वो पहले दिया जाता था पीतल के लोटा में पानी। ठीक है, पीतल के लोटा में पानी दिया जाता था और उस पीतल के लोटा को हटाकर वहाँ पर मिट्टी का लोटा रख दिया गया। मिट्टी के लोटा में पानी देना प्रारंभ कर दिया गया, जिस कारण से कैदियों ने विरोध किया और आंदोलन किया कि हमें वापस से पीतल के लोटा में ही पानी चाहिए, मिट्टी के बर्तन में नहीं। इसी को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855-56 में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि किसके द्वारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकपाल? तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, और किसके सिफारिश पर? तो कॉलेजियम की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर किया जाता है। कॉलेजियम क्या होता है? तो कॉलेजियम में कुल 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो कॉलेजियम की अध्यक्षता करते हैं, और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के ही। वो चारों न्यायाधीश जो है वरिष्ठ सदस्य होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो 4 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और एक CJI होते हैं, यानी कि
खुद मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इन 5 सदस्यों के द्वारा सिफारिश की जाती है। जिस न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए उसी न्यायाधीश को नियुक्त कर देते हैं राष्ट्रपति। तो किसके सिफारिश पर? कॉलेजियम के सिफारिश पर। कॉलेजियम में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कॉलेजियम में कुल 5 सदस्य होते हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 4 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है वो संसद में निहित है। किस में निहित है? संसद में। संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसे है? राष्ट्रपति को है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाब देते होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री, अगर पूछा जाए कि आपसे, पता नहीं ये वाला वीडियो रिकॉर्ड हो, मतलब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड हो पाया कि नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, तो वो लोकसभा के प्रति होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के तहत होते हैं। ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 75 के क्लोज 2 के तहत वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। और प्रधानमंत्री जो हैं वो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो मंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु संसद बोल रहा है यहाँ पर, देखिए लोकसभा या राज्यसभा। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग राज्यसभा मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ 25 वर्ष नहीं दिया है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए स्थानीय चुनाव के लिए? तो स्थानीय चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष की बात की जाए तो मताधिकार का अधिकार जो है आपको 18 वर्ष की उम्र में मिल जाता है। अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है। 35 वर्ष पूरी हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष का उम्र पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है। जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होते हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए अभी जस्ट मैं बताई कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होना चाहिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाएगा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ न्यूनतम उम्र का वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ मैक्सिमम उम्र की बात की गई है कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक ही न्यायाधीश के पद पर रह सकते हैं। यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया तो, या फिर 65 वर्ष का उम्र पहले ही पूरा हो गया, 6 वर्ष के कार्यकाल से पहले 65 वर्ष के वो हो चुके हैं, तो भी वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम की बात की गई है, न्यूनतम की बात नहीं की गई है, न्यूनतम न्यायाधीशों से संबंधित। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? वो वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है, या फिर वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो ये क्या हो जाएगा? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। और अभी जस्ट मैं बताई कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है
एक मिनट, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है 9.46 इंटू 10⁻15 होता है। कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये दूरी मापने की इकाई है, और दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई कौन सा है? तो पारसेक है। कौन सा है? पारसेक है। तो एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? अभी जस्ट मैं क्वेश्चन में भी बताई हूँ, पिछला क्वेश्चन में, अभी फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई पारसेक होता है, और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, तो कितना मीटर होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 8 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना हो जाएगा? 8 बोल रहे हैं, मेरे माइंड में वो रिकॉल हो रहा है। 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, जबकि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, जूल किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है, वाट किसका है, वोल्ट किसका, और कैलोरी किसका है? तो ये किसका किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आपका जूल हो जाएगा। जूल किसका मात्रक हो जाएगा? जूल जो है ये कार्य का मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा? जूल। जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक। एम्पियर किसका मात्रक हो जाएगा? एम्पियर धारा का मात्रक हो जाएगा। जबकि सामर्थ्य यानी कि शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है? शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है, यानी कि वाट सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य किसका हो जाएगा? कार्य जूल का हो जाएगा। धारा, धारा एम्पियर का हो जाएगा। और वोल्ट से विभवांतर और कैलोरी से ऊष्मा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 का 3। ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा वाट यानी कि 2। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा, और वोल्ट का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और कैलोरी का 5, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूल जो है ये कार्य का भी मात्रक होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ठीक है, जूल कार्य का भी मात्रक होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है। वाट जो है ये शक्ति और सामर्थ्य का मात्रक होता है। किसका होता है? वाट शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, जो एक मूल मात्रक भी है। जस्ट मैं इससे आगे वाला क्वेश्चन शायद 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन में था, जिसमें मैं विस्तार पूर्वक बता चुकी हूँ कि मूल मात्रक कितने और कौन कौन से हैं और क्यों मूल मात्रक है वो। ठीक है, अगर वोल्ट की बात की जाए तो वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। किसका है? ऊष्मा का मात्रक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था? 1951-52 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1952 में, अप्रैल 1952 में गठन हुआ था लोकसभा और राज्यसभा का। और लोकसभा राज्यसभा का बैठक कब हुआ था? तो ये मई में हुआ था, 13 मई को बैठक हुआ था, पहला बैठक 1952 13 मई को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शीश मंडल या संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शीश 2 बार लिखा गया। किसके द्वारा स्थापना किया गया? देवदत्त के द्वारा। किसके द्वारा? देवदत्त के द्वारा। देवदत्त कौन थे? तो ये महात्मा बुद्ध के चचेरा भाई थे। कौन थे? चचेरा भाई थे। इन्हीं के द्वारा शीश संगठन की स्थापना की गई थी। महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इनके प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? इनके प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कौन से महाजनपद के
महाजनपद में हुआ था, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मल महाजनपद में। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर था, ठीक है। तो मल महाजनपद में इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में। और उस घटना को क्या कहा जाता है, इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, यानी कि इन्होंने जब घर छोड़ा था उस घटना को क्या कहा जाता है, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। महावीर, यहाँ हावीर लिख गया, अगर महावीर लिखा जाए यहाँ पर, ठीक है। महावीर स्वामी की बात की जाए तो ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। कौन थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में, गांव में हुआ था। वैशाली के कुंडल ग्राम या कुंडल गांव बोला जाता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, जुम्बिक ग्राम गांव में हुआ था। किस नदी के किनारे, तो रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। किस वृक्ष के नीचे, तो इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। कहाँ दिया था, राजगीर में दिया था, ठीक है। मखली गोसाल की बात की जाए तो मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। कौन से शासक आजीवक संप्रदाय को मानते थे, तो बिंदुसार, मौर्य साम्राज्य का सेकेंड शासक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, जबकि चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म को मानते थे। और अशोक जो मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक हैं, अशोक, वो किसे मानते थे, तो वो बौद्ध धर्म को मानने लगे थे कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चन भी बहुत पसंद आएगा, और एग्ज़ाम के पसंद आए ना आए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसमें थोड़ी भी लापरवाही नहीं कीजिएगा। वीडियो देखने के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ वो सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम भी बोली थी कि आप लोग पढ़ाई में थोड़ी भी लापरवाही नहीं कीजिएगा, रिवीजन मोस्ट रखिएगा और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।